नमस्कार दोस्तों, मैं बानी जनता की आवाज में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करूंगी जिसने पूरे देश को झिंझोर कर रख दिया है। मैं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं को अपराध और अपराधियों से आजादी मिलने में अभी कितने वर्ष और लगेंगे। कोलकाता में जिस निर्ममता के साथ एक 31 वर्षीय महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या हुई, उस घटना ने पूरे देश को हैरान कर दिया है, स्तब्ध कर दिया है। और ये घटना भी ऐसे वक्त हुई जब हमारा देश अपनी आजादी के 77 वर्ष पूरा कर रहा है और एक दिन बाद हमारे देश में रक्षाबंधन का त्योहार है, जब करोड़ों भाई अपनी बहनों को रक्षा का वादा करता है। लेकिन क्या हमारे देश में महिलाओं की रक्षा हो रही है? दुख की बात तो ये है कि उसी देश में एक महिला डॉक्टर के साथ एक सरकारी अस्पताल के अंदर ना सिर्फ बलात्कार होता है, बल्कि आरोपी उसके कंधे की हड्डी तोड़कर उसकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को आजादी मिले 77 साल हो चुके हैं, लेकिन 77 साल में भारत की करोड़ों महिलाओं के लिए कुछ ज्यादा नहीं बदला, सब कुछ लगभग वैसा ही है। 77 साल पहले 14 अगस्त 1947 के दिन जब भारत का विभाजन हुआ था, तब भी इस विभाजन का सबसे बड़ा दर्द उन हजारों महिलाओं ने झेला था जिनके साथ बलात्कार करने के बाद उनकी लाशों को रेल की पटरियों और सड़कों पर फेंक दी गई थी। ये भी हमारे देश में ही हुआ था और आजादी के 77 वर्ष के बाद भी इस देश में हर दिन 86 महिलाओं के साथ रोज बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि भारत को जो आजादी मिली, उस आजादी से भारत की महिलाओं को कुछ ज्यादा हासिल नहीं हुआ। ये घटना सुनने के बाद शायद आप लोगों को रात को नींद भी नहीं आएगी। और आप सोचिए, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जब 77 साल हो चुके हैं आजाद हुए हमारे देश को, एक आम परिवार को, एक आम जनता को अपनी बेटी की लाश देखने के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। हमारे देश की हालत वो है कि अगर आपकी जान पहचान ना हो, अगर आप पैसे वाले नहीं हैं, अगर आपका रसूख नहीं है, अगर आप बड़े बड़े नेताओं को नहीं जानते, तो आपको अपने बच्चे की लाश भी नहीं मिलेगी। अपने बच्चे की लाश को लेने के लिए भी आपको घंटों तक लाइन में लगना पड़ेगा, हाथ जोड़ने पड़ेंगे उन सरकारी अधिकारियों को, तब आपको ये अधिकार दिया जाएगा। आज पूरा देश यही पूछ रहा है कि भारत में और कितनी निर्भया जन्म लेंगी। 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, तब ऐसा लगा था कि पूरा देश जाग उठा है, पूरे देश के लोग सड़क पर उतर आए हैं और अब हमारे सिस्टम में कुछ बदलाव होगा। लेकिन 2012 और आज 2024 में भी वही हो रहा है जो निर्भया के साथ देश की राजधानी दिल्ली में हुआ था और अब पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हो रहा है। आज यहाँ एक और सवाल है कि हमारे देश के पूरे सिस्टम ऐसा क्यों है कि वो इंसाफ को एक मजाक बनाकर रख देता है। और कोलकाता की इस घटना में भी बिल्कुल यही हुआ है। इंसाफ दूर दूर तक आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि इस मामले में इंसाफ दिलाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस को पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए थी। तब उन पर यह आरोप लग रहा है कि इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश हुई है और ये सिलसिला घटना के बाद से शुरू हो गया था, न जाने क्यों। 9 अगस्त की सुबह करीब 7:30 बजे जब हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल से उस महिला डॉक्टर का शव मिला, तब हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने उससे सबसे पहले आत्महत्या का नाम दिया और पुलिस ने भी अपने पहले बयान में यही बताया कि इस महिला की मौत का पहला कारण आत्महत्या हो सकता है, यानी कि इस लेडी डॉक्टर ने खुद ही आत्महत्या कर ली। जबकि जिस हालत में लेडी डॉक्टर का शव मिला, तो ये घटना कैसे आत्महत्या लग रही थी। महिला डॉक्टर के शव पर गहरे चोट के निशान थे और उसका शव अर्धनग्न हालत में था, लेकिन अस्पताल प्रबंधन और पुलिस ने पहले ही इस घटना को आत्महत्या बताकर इस घटना को एक तरह से दबाने की कोशिश शुरुआत कर दी। और इसके अलावा पीड़ित परिवार का आरोप ये है कि उन्हें ये बताया गया था कि उनकी बेटी जिंदा है और उसकी सिर्फ तबीयत खराब है। लेकिन जब इस महिला डॉक्टर के माता पिता हॉस्पिटल पहुंचे, तब ये कहा गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है और पुलिस ने भी उसकी पुष्टि की।
अस्पताल प्रबंधन और पुलिस ने लेडी डॉक्टर के माता पिता को अंदर तक जाने पर रोक लगा दिया और 3 घंटे तक उनको अपनी बेटी के शव देखने के लिए इंतजार करना पड़ा। और इन सब के बीच जब रेजिडेंट डॉक्टरों ने पुलिस के खिलाफ विरोध किया और पुलिस पर दबाव बनाया, तब मुश्किल से पुलिस ने ये बात मानी कि ये आत्महत्या नहीं, एक हत्या का मामला है। हालांकि इस दौरान इस महिला डॉक्टर का परिवार और हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि ये हत्या के साथ साथ बलात्कार का मामला है, लेकिन पुलिस यही कह रही थी कि उसको ये आत्महत्या का ही मामला लग रहा है और वो जांच करने के बाद ही अपना औपचारिक बयान जारी करेगी। जरा सोचिए, पुलिस को ये बात अच्छे से पता थी क्योंकि शव अर्धनग्न हालत में मिला था और उसके शरीर पर जगह जगह गहरे चोट के निशान थे, लेकिन ना तो पुलिस ने इस मामले को बलात्कार का मामला बताया और ना ही अस्पताल प्रबंधन ने ऐसा कोई बयान दिया। ये सब लोग क्या छुपाने की कोशिश कर रहे थे? दुनिया को बता क्यों नहीं रहे थे कि असली सच क्या है? जरा उस महिला डॉक्टर के माता पिता को देखिए, उन्हें 3 घंटे तक शव देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन जब डॉक्टर ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया और निष्पक्ष जांच की मांग की, तब पुलिस ने 9 अगस्त को संजय राय नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया और कहा कि संजय राय पुलिस का ही एक वॉलंटियर है और उस दिन उसने हॉस्पिटल के पीछे वाले इलाके में शराब पीने के बाद यौन उत्पीड़न वाले हिंसक वीडियो देखा और वीडियो को देखने के बाद उसने महिला डॉक्टर का बलात्कार किया और उसके बाद उसकी निर्ममता से हत्या कर दी। अब आप सोचिए, हमारे देश में क्या हो रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी अस्पताल के अंदर कोई भी व्यक्ति जा सकता है, वहां शराब पी सकता है। आप देखिए अस्पताल की क्या स्थिति होगी। और ये एक सामाजिक समस्या भी है। इस जैसा दरिंदा पहले शराब पीता है, फिर मोबाइल फोन पर हिंसा यौन उत्पीड़न के वीडियो देखता है और वो वीडियो देखने के बाद बलात्कार करता है और हत्या कर देता है। ये बात हमारे देश में किसी भी महिला के साथ कभी भी हो सकता है। ये तो हॉस्पिटल की बात है। आज हमारे देश की महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। इस तरीके के दरिंदे आपको कहीं भी किसी भी जगह मिल सकते हैं। आजकल सबके हाथ में मोबाइल फोन है। ऐसे दरिंदे मोबाइल फोन पर इस तरीके के अश्लील वीडियो देखते हैं और फिर निकल पड़ते हैं शिकार पे। सोचिए कि कितनी चिंता की बात है कि पुलिस ने शव के मिलने के बाद इसे सबसे पहले आत्महत्या बताई, फिर हत्या बताया और उसके बाद एक आरोपी को गिरफ्तार करके ये बताया कि ये हत्या और बलात्कार का मामला है। और आरोप ये है कि पुलिस आगे भी ऐसे मामलों को इसी तरह घुमाती रहेगी। पुलिस की तरफ से ये बयान आया है कि कुछ लोग इस मामले को गैंग रेप होने का दावा कर रहे हैं और अफवाह फैला रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस ने पूरे दावे के साथ ये बात कही है कि इस मामले में लेडी डॉक्टर के साथ गैंग रेप नहीं हुआ है और इस हादसे में एक ही आरोपी शामिल है। लेकिन अब पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसे देखकर भारतीय डॉक्टर संघ के अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने कहा है कि ये गैंग रेप और मर्डर का मामला है और इस घटना में 1 से ज्यादा आदमी शामिल है, जबकि पुलिस गैंग रेप की बात से लगातार इनकार करती चली आ रही थी। अब आप सोचिए कि जितनी मेहनत इस पूरे मामले को दबाने में हुई, उतनी ही मेहनत अगर इस मामले में इंसाफ दिलाने में हुई होती तो अब तक सारे आरोपी सलाखों के पीछे होते और पूरे देश को ये सच्चाई पता चल गया होता। यहाँ पर एक और सवाल आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को लेकर भी उठ रहा है, जिसने पुलिस ने पूछताछ करने में बहुत देर कर दी और ऐसा लगता है कि उन्हें शुरू से ही बचाने की कोशिश हो रही है। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि उन्हें इस बात से हैरानी है कि डॉक्टर संदीप घोष को इस घटना की शिकायत क्यों नहीं दी और जब उन्हें ये पता चला कि उनकी एक स्टूडेंट का शव अर्धनग्न हालत में मिला है, तब उन्होंने इसको आत्महत्या का मामला बताकर इस केस को रफा दफा करने की कोशिश क्यों की।
आज मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए। और सोचिए, ये सवाल हमारे दिमाग में आता है, हाई कोर्ट के जज के दिमाग में आता है, तो क्या ये सवाल पुलिस के दिमाग में नहीं आना चाहिए था? जो जांच कर रहे हैं उनके दिमाग में नहीं आना चाहिए था? वहां के सरकार के दिमाग में नहीं आना चाहिए था? इसके से भी बड़ी बात यह है कि शुरुआत में जब पुलिस ने ये मामला दर्ज किया तब इसे आत्महत्या का मामला माना गया, और सच्चाई ये है कि इस महिला डॉक्टर का शव जिस तरह घायल और अर्धनग्न हालत में मिला, उसे ये आत्महत्या का मामला दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा, क्योंकि उसकी जो स्थिति थी, ऐसी स्थिति किसी आत्महत्या के शव की नहीं हो सकती। लेकिन इस मामले में कुछ तो ऐसा है जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है और जिसे शायद दबाने की कोशिश हो रही है। यहाँ ममता बनर्जी की सरकार को लेकर भी काफी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस घटना के बाद सबसे पहले इसको आत्महत्या का नाम इस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने दिया। ये उनके दिमाग की उपज थी कि इसको आत्महत्या बता दिया जाए और इस बात को दबा दिया जाए। और ये मामला पुलिस ने बलात्कार और हत्या का तब दर्ज किया जब डॉक्टर्स ने प्रेशराइज किया। संदीप घोष ने बयान दिया कि ये महिला डॉक्टर रात को अस्पताल में अकेली क्यों घूम रही थी और इसी कारण से उसका ये हाल हुआ, मतलब बलात्कार और हत्या हुई। जरा सोचिए, कॉलेज के प्रिंसिपल ये कहता है कि महिला डॉक्टर रात में अकेली हॉस्पिटल में क्यों घूम रही थी, उनको ऐसे घूमना नहीं चाहिए था। इस बयान पर जब विवाद हुआ तो 12 अगस्त को संदीप घोष ने प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे दिया। नियमों के तहत पुलिस को इनसे पूछताछ जरूर करनी चाहिए थी, लेकिन ना तो पूछताछ किया गया और ना ही पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने इस पर जोर दिया। उल्टा सिर्फ 12 घंटे के अंदर ममता बनर्जी की सरकार ने इस प्रिंसिपल को दूसरे एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया। और हाईकोर्ट ने भी ये कहा कि उसे इस बात की हैरानी है कि जिस प्रिंसिपल को घर बैठना चाहिए था, सरकार को उसे घर बिठा देना चाहिए था और पुलिस को उससे पूछताछ करनी चाहिए थी। इस्तीफे के बाद सरकार के तरफ से उनको एक तरीके से ये इनाम दिया गया और ये मेहरबानी कई सवाल खड़े कर देती है। यहाँ 2 बातें नोट करने वाली है कि पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ संजय राय ही एक ऐसा व्यक्ति मिला जो इस रेप और हत्या में शामिल हो सकता था, लेकिन मेडिकल कॉलेज के छात्रों का आरोप है कि जब अस्पताल के चेस्ट और मेडिसिन विभाग की बिल्डिंग में सिर्फ एक ही सीसीटीवी कैमरा था और सेमिनार हॉल के आसपास कोई कैमरा था ही नहीं, तो सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर ये केस कैसे सॉल्व करने का दावा किया जा सकता है। वैसे तो हमारे देश में हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, लेकिन जहां अपराध होता है वहां सीसीटीवी कैमरा या तो होता ही नहीं है और अगर होता है तो वो ऑपरेशनल नहीं होता। और इतने बड़े अस्पताल में, इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में भी कुछ ऐसा ही है जहां सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं। कोलकाता में परसों देर रात तक जो कुछ भी हुआ उसने देश की करोड़ों महिलाओं के लिए आजादी का मतलब बदल कर रख दिया। देश भर की महिलाएं यही पूछ रही हैं कि अपराधियों के शिकंजे से हमें आजादी कब मिलेगी। जरा सोचिए, क्या आज हम उस परिवार को आजादी नहीं दिला सकते जिस परिवार की बेटी को बड़ी ही निर्ममता के साथ बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी गई। और ये सब भी तब हुआ जब एक महिला डॉक्टर अस्पताल में ड्यूटी पर थी, यानी कि डॉक्टर ऑन ड्यूटी का बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई। जरा सोचिए, क्या हम डॉक्टर को आजादी का जश्न मनाने के लिए कह सकते हैं? जिस पर देर रात को हजारों गुंडों ने हमला कर दिया क्योंकि ये डॉक्टर्स उस महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ मांग रहे थे। इस महिला के साथ बलात्कार किसी दूर दराज के सुनसान इलाके में नहीं हुआ जहां आरोपी आया और उसका बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी और देखने वाला आसपास कोई नहीं था, बल्कि ये घटना एक बड़े सरकारी अस्पताल में
कोलकाता के शहर के बीचों बीच हुई और यही बात डॉक्टर्स देश को बताने के लिए जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब हजारों गुंडों ने डॉक्टरों को कुचलकर अंदर आकर सरकारी अस्पताल का वो हाल किया जिसको किसी ने कभी कल्पना भी नहीं किया था। कोलकाता पुलिस ने ये बयान दिया था कि हमने इस अस्पताल के चारों तरफ सुरक्षा काफी बढ़ा दी है। कोलकाता पुलिस के जवान इस अस्पताल के चारों तरफ फैले हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद देर रात 3 से 5 हजार गुंडों की एक हिंसक भीड़ इस अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गई और उस भीड़ ने अस्पताल के बाहर और अस्पताल के अंदर ऐसा उत्पात मचाया कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस भीड़ ने प्रदर्शन स्थल को तहस नहस कर दिया। जहां डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे, वहां बनाए गए मंच को तोड़ दिया, वहां पुलिस की गाड़ियों पर भी तोड़फोड़ की और वहां पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को भी उखाड़ कर फेंक दिया और कुछ गुंडे डॉक्टर्स के हॉस्टल में भी घुस गए। इसके अलावा हिंसक भीड़ के एक गुट ने अस्पताल के अंदर आपातकालीन वार्ड को भी घेर लिया, उसका दरवाजा तोड़कर घुस गए और वहां भी जमकर तोड़फोड़ की। और कोलकाता पुलिस का कहना है कि लगभग 40 लोग थे और 40 लोगों की भीड़ देर रात को अस्पताल पर हमला किया। लेकिन आज सवाल ये है कि नेशनल टेलीविजन चैनल पर तस्वीरें और वीडियो देखने के बाद क्या इसको 40 लोगों का भीड़ कहना उचित है? ये 3 से 5 हजार लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ थी जो अस्पताल में क्राइम सीन को नुकसान पहुंचाने के लिए आई थी, सबूतों को मिटाने के लिए आई थी, या फिर जो डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे उनको वहां से भगाने के लिए आई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस अस्पताल में डॉक्टर भी रहते हैं, इस अस्पताल में मरीज भी रहते हैं। ऐसे में एक सरकारी अस्पताल पर हमला होना एक बहुत बड़ी बात है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में क्राइम सीन की पूरी तरीके से सुरक्षित रखी गई है और क्राइम सीन वाले जगह से भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि वो मकसद से ये भीड़ नहीं आई थी, क्योंकि घटना के समय जो नर्स इस अस्पताल में मौजूद थी उनसे गुंडों ने बहुत बार पूछा कि वो सेमिनार हॉल कहाँ है, कौन से फ्लोर पे है जहाँ पर बलात्कार हुआ है और हत्या हुई है। तो ये बात समझ से बाहर है कि ये भीड़ सेमिनार हॉल के अंदर क्यों जाना चाहती थी, भीड़ का मुख्य लक्ष्य क्या था। हॉस्पिटल के स्टाफ का ये भी कहना है कि जब हमला हुआ तो पुलिस भी डरी हुई थी और बजाय कि डॉक्टरों की सुरक्षा देते, वो खुद डॉक्टर और हॉस्पिटल के स्टाफ से सुरक्षा मांग रही थी। प्रदर्शनकारी छात्रों और डॉक्टरों की हालत और उनके बयान ये है कि आज उन्हें ऐसी कौन सी गलती कर दी जो उन्हें आज गुंडे मारना चाहते हैं। युवा डॉक्टर्स जो इस महिला डॉक्टर के लिए आवाज उठा रहे थे, उन्हें रोक दिया गया, उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई। तो आपको क्या लगता है कि ये डॉक्टर्स जो हमारे देश के लिए एक से बढ़कर एक मेधावी छात्र रह चुके हैं, उनकी आज क्या दुर्दशा है, उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए भी डर है। इन लोगों ने बड़ी से बड़ी परीक्षा पास करी होगी तब ये जाके डॉक्टर बने होंगे और उनका आज क्या हाल है। परसों रात को जब ये मामला हुआ, उसके सिर्फ 2.5 घंटे पहले सीबीआई की टीम उस अस्पताल में थी और क्राइम सीन का पड़ताल कर रही थी जहां ये घटना हुई। और उसके बाद रात 11:30 बजे पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों में इस घटना के लिए विरोध प्रदर्शन होना था, यानी कि पैदल मार्च होना था। कोलकाता में भी ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन होना था और इससे ममता बनर्जी की सरकार को बहुत बड़ी चुनौती मिल सकती थी। लेकिन इस दौरान जब कोलकाता में ये हिंसा हुई, अस्पताल में भीड़ पहुंच गई, तब ये विरोध प्रदर्शन अपने आप में दबकर रह गया और ये हिंसा का मामला देश के सामने आया। इस पूरे मामले को देखते हुए क्या आप लोगों को ये समझना और बाकी है कि इसमें टीएमसी का ही हाथ है? पुलिस का ये कहना है कि ये हिंसा मीडिया के कारण हुआ है, क्योंकि मीडिया ने लोगों को भड़काने की कोशिश की। लेकिन
मेरा सवाल पश्चिम बंगाल के सरकार को ये है कि क्या ये गुंडे मीडिया ने बुलाया था? क्या मीडिया ने उनको सेमिनार हॉल का रास्ता पूछने के लिए बोला था? क्या मीडिया ने गुंडों को प्रदर्शनकारियों का मंच तोड़ने के लिए कहा था? जब 2020 में बीजेपी के शासन में उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक गैंगरेप हुआ था, तो ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक विशाल जुलूस निकाला था। लेकिन अब जब कोलकाता के इतने बड़े सरकारी अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ गैंगरेप और हत्या हुई, तब ममता बनर्जी की सरकार और पश्चिम बंगाल की पुलिस मीडिया को जिम्मेदार ठहरा रही है। ममता बनर्जी को दुख तो बहुत है, लेकिन वो ये स्वीकार नहीं कर रही है कि इस घटना की पूरी जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल सरकार की ही है। आप ही बताइए कि किसी भी देश में या किसी भी राज्य में अगर ऐसी घटना होती है तो जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी तो और किसकी होगी? और क्या मुख्यमंत्री ऐसी घटना के लिए जिम्मेदार नहीं होंगी? अगर वो नहीं होंगी तो और कौन होगा? ममता बनर्जी का कहना है कि इस हिंसा के पीछे बीजेपी और वामपंथी दलों का हाथ है और हिंसा करने वालों को उन्होंने वाम और राम से जोड़ा। वो खुद इस घटना के खिलाफ कल से धरने पर बैठेंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद ममता बनर्जी ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री होंगी जो अपनी ही राज्य में हुई हिंसा के विरुद्ध जिम्मेदारी ना लेने के बजाय खुद धरने पर बैठेंगी। और ये तब होगा जब ममता बनर्जी खुद पश्चिम बंगाल की गृह मंत्री हैं और राज्य में कानून व्यवस्था को बरकरार रखना और अपराध को नियंत्रण में रखना उनकी अपनी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी बात ये कि कोलकाता की पुलिस, पश्चिम बंगाल की पुलिस ममता बनर्जी को रिपोर्ट करती है। सारे आदेश पुलिस को उन्हीं से मिलते हैं। बाकी आप सबका इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं फिर लौटूंगी कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।